नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। संदीप अपने माँ बाप का छोटा बेटा है। उसके एक बहन और एक भाई है। वह कुल मिलाकर 3 लोग हैं। वह अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका गया हुआ था। आज उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पूरे 5 वर्षों के बाद अपने देश भारत लौट रहा था और अपनों से मिलने की खुशी अंदर ही अंदर उसे उत्साहित कर रही थी। सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। उसने अपने आने की खबर भी अपने घर वालों को नहीं दी, क्योंकि वह उन्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। पढ़ाई के कारण वह ऐसा उलझ गया कि अपने देश वापस लौट कर ही ना आ पाया। एयरपोर्ट से उतरकर संदीप सोचने लगा कि पिछली बार जब उसके भैया भाभी से उसकी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि महेंद्र चाचा की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, इसलिए कुछ दिनों के लिए माँ बाबूजी गांव में उनके पास रहने के लिए गए हैं। संदीप जल्द से जल्द अपने माँ बाबूजी से मिलना चाहता था, इसीलिए एयरपोर्ट पर उतरकर वह अपने भैया भाभी से मिले बिना ऑटो करके सीधा गांव के लिए निकल गया। गांव पहुंचकर जैसे ही ऑटो से बाहर निकलकर वह गांव की मिट्टी की भीगी भीगी खुशबू उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगा। उसका बचपन उसकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह दिखाई देने लगा। संदीप के घर जाते हुए गांव की हर गली, हर मोहल्ले को बड़े ध्यान से देख रहा था। अपने भैया और माता पिता के साथ वहां बिताए गए अनमोल पलों को याद करता जा रहा था। जब संदीप महेंद्र चाचा के घर पहुंचा तो उसे देखते ही चाचा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। प्रणाम चाचा जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं बेटा, तुम लोगों का क्या हालचाल है? मैं ठीक हूं चाचा। ऐसा कहते हुए संदीप इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगा। उसकी नज़रें अपने माता पिता को ढूंढ रही थी। तभी चाचा जी बोले, क्या हुआ संदीप बेटा, किसे ढूंढ रहे हो? फिर संदीप कहने लगा, चाचा मेरे माँ बाबूजी कहाँ हैं? बहुत समय हो गया उनसे मिले हुए, क्या आप उन्हें बुला देंगे? संदीप की बात सुनकर चाचा हैरानी और परेशानी भरी नज़रों से संदीप की तरफ देख रहे थे। यह क्या बात कर रहे हो संदीप बेटा, मुझे तो कितने साल हो गए तेरी माँ से मिले हुए। यह सुनकर संदीप के चेहरे का रंग ही उड़ गया और फिर फिक्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, लेकिन चाचा जी, माँ बाबूजी तो यही गांव में आपकी तबीयत खराब होने की वजह से कुछ समय आपके पास रहने के लिए आए थे ना? नहीं संदीप बेटा, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। तेरे माँ बाबूजी तो कब से यहाँ आए ही नहीं हैं। और किसने कहा कि मेरी तबीयत कुछ ख़राब चल रही है? अरे बहुत समय से तो मैं तेरी माँ से फ़ोन पर भी बात नहीं की है। यह सुनकर मैं सोच में पड़ गया। फिर बाहर निकलकर संदीप ने गांव के अन्य लोगों से पूछताछ की, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। आखिर माँ बाबूजी हैं कहाँ? यह सोचते हुए उसने अपने घर पर फ़ोन लगाकर भैया भाभी से पूछना चाहा, तो पापा उसके भैया भाभी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसने बहुत बार कोशिश की, लेकिन अपने भैया भाभी से बात नहीं कर पाया। थक हार कर वह वापस ऑटो में बैठकर अपने शहर की ओर निकल पड़ा। संदीप को इतना परेशान देखकर ऑटो ड्राइवर, जो लगभग उसके पिता की उम्र का था, उसकी परेशानी का कारण जानना चाहा, तो संदीप ने उसे सारी बात बता दी। जैसे ही वे लोग शहर पहुँचे तो टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी को एक चाय की दुकान पर रोका और संदीप से बोला, बेटा एक कप चाय पीकर आगे चलते हैं, काफ़ी थकान महसूस हो रही है। वह चाय की दुकान पर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, बांके बिहारी मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है। जो लोग वहाँ नंगे पैर चलकर जाते हैं, अपनी मन्नत मांगने के लिए उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सब लोगों की बातें सुनकर
संदीप उस मंदिर में नंगे पैर अपनी मन्नत मांगने के लिए चला गया। मंदिर में प्रार्थना करने के बाद उसने देखा कि मंदिर के आंगन में बहुत भीड़ जमा थी, क्योंकि वहाँ कुछ लोगों के द्वारा भंडारा बांटा जा रहा था और सभी भक्तजन वहाँ से भंडारा लेकर खा रहे थे। वह भी भगवान का भंडारा लेने के लिए लाइन में लग गया। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति जगह जगह से फटे मैले कुचैले कपड़े पहने हुए था। शायद उसके शरीर से भी बहुत बड़ी बदबू आ रही थी, इसलिए सब लोग उसे देखकर अपनी नाक पर हाथ रखकर चल रहे थे। उसके दाढ़ी, नाखून और बड़ी मुश्किल से लाठी का सहारा लेकर चल पा रहा था। वह भीड़ में घुसकर भंडारा लेने की कोशिश कर रहा था, परंतु घुस नहीं पा रहा था। वह कमज़ोर बूढ़ा व्यक्ति बार बार कोशिश करता, परंतु भीड़ में टिक नहीं पाता। लेकिन जैसे तैसे कोशिश करने के बाद जब वह भंडारा लेने के लिए पहुंचा, तब तक भंडारा समाप्त हो चुका था। वह बूढ़ा व्यक्ति निराश होकर वहीं बैठ गया। संदीप को बूढ़े व्यक्ति पर तरस आया। वह दौड़कर उसके पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, अरे बाबा, आप परेशान मत हो, मुझे जो भंडारा मिला है आप खा लीजिए। वैसे भी मेरा पेट भरा हुआ है। जैसे ही भंडारा देने के लिए उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना सर उठाया, वैसे ही संदीप एकदम से चौंक गया। उस व्यक्ति में अपने माता पिता की झलक दिखाई दी। वह भंडारा देते ही अचानक रुक गया और उस व्यक्ति की ओर गौर से देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके आँखों के सामने अंधेरा ही छा गया हो। वह देखकर दंग था। फटे पुराने मैले कुचैले कपड़ों में वह बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसके पिता अमरनाथ जी थे, जिसकी आंखें चेहरे के अंदर तक धंसी हुई थी। शरीर कंकाल मात्र रह गया था। उनके शरीर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कितने महीना से नहाया नहीं है। संदीप को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी रूंधे गले से वह बोला, पिताजी, आप यहाँ इस हालत में? आपकी यह हालत कैसे हो गई? और आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसा कहते हुए संदीप अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी अमरनाथ जी ने उसे झटकते हुए कहा, अब क्या लेने आया है मेरे पास? या फिर यह देखने आया है कि तेरे माँ बाप जिंदा हैं या मर गए हैं? तभी संदीप बोला, नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। मुझे आप लोगों की ऐसी हालत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तभी अमरनाथ जी ने उसे गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए बोले, अच्छा चलो मान लिया कि तुझे हमारी हालत के बारे में पता नहीं था, लेकिन हमें यहाँ आए लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। अपने भैया भाभी को तो घर पर तू रोज़ाना फ़ोन करता ही होगा। क्या तूने हमारे बारे में अपने भैया भाभी से पूछना ज़रूरी नहीं समझा? नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। मैंने भाभी से आपके बारे में पूछा था तो उन्होंने बताया कि गांव में चाचा जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चाचा जी को देखने के लिए आप गांव में जा रहे हैं तो कुछ दिन गांव की शुद्ध हवा में रहकर ही आएंगे। मैंने कुछ दिनों के लिए माँ बाबूजी को गांव भेज दिया है। मैंने उनसे पूछा था कि माँ बाबूजी गांव में कैसे रहते हैं, क्योंकि अब गांव का मकान तो बिक चुका है। तो भाभी ने मुझे बताया कि आप लोग महेंद्र चाचा के मकान में ही रहने वाले हो। उसने यह सब बातें मुझे ऐसे बताई कि मैं भी उनकी बातों पर यकीन कर लिया। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। संदीप ने अपने पिता के पैर पकड़ते हुए कहा और पूछने लगा, माँ कहाँ है पिताजी? तभी अमरनाथ जी संदीप को लेकर विनीता जी के पास पहुँचे, जो मंदिर के बाहर एक झोपड़ी में रह रही थी और अमरनाथ जी का इंतज़ार कर रही थी। उन्हें देखते ही संदीप की आंखों से आंसू बहने लगे और रोते हुए संदीप बोला, माँ शब्द सुनकर विनीता जी बूढ़ी आंखों से अचानक संदीप की ओर देखने लगी
और उसे देखते ही गुस्से में बोली, क्या करने आया है हमारे पास, चला जा यहाँ से। तभी संदीप रोते हुए अपनी माँ से बोला, अपने इस नालायक बेटे को बस एक बार माफ़ कर दीजिए। गलती मेरी है जो मैंने भैया भाभी पर आंखें बंद करके भरोसा कर लिया और उन पर यकीन करके आप दोनों की जिम्मेदारी मैं भैया भाभी के देकर अमेरिका चला गया। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि जब मैं आप लोगों से मिलूँगा तो आपको ऐसी हालत में देखूँगा। लेकिन माँ, आज मैं कसम खाता हूँ कि आप लोगों के ऊपर हुए एक एक जुल्म का हिसाब लूँगा। माँ, आप खुद से सोचिए, क्या आपका बेटा संदीप आपके साथ कभी ऐसा कुछ कर सकता है? आपकी यह हालत देखकर मुझ पर जो बीत रही है वह मैं ही जानता हूँ। इतना कहते हुए संदीप अपनी माँ की गोदी में सर रख कर फूट फूट कर रोने लगा। संदीप ने अपने माँ पिताजी को ऑटो में बिठाया और उन्हें एक अच्छे से होटल में लेकर गया। वहाँ उन्हें भरपेट खाना खिलाया। फिर उसने अपने बचपन के दोस्त को फ़ोन करके उस होटल में बुलाया। अपने दोस्त को संदीप ने सारी बात बताई। उसने अपने माँ बाबूजी को रहने के लिए राजा के साथ भेज दिया। राजा का इतना बड़ा घर देखकर अमरनाथ जी और विनीता जी हैरान रह गई। तभी संदीप बोला, माँ पिताजी, आप यहाँ आराम से रहिए, सब कुछ ठीक हो जाने पर मैं आपके घर ले चलूँगा। आपको यहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अब आप मुझे सबसे पहले पूरी बात बताइए ताकि मुझे भी पता चल सके कि भैया भाभी मुझसे और क्या क्या छुपा रहे हैं। बेटा, क्या बताऊँ, तेरे जाने के बाद 1-2 साल तक तो बहू और बेटों का व्यवहार बहुत अच्छा था। हम तो खुद को बड़े ही खुशनसीब समझ रहे थे और ईश्वर का शुक्रिया कर रहे थे कि हमें ऐसे बेटा और बहू मिले हैं। लेकिन हमें क्या पता था कि बहू का व्यवहार केवल हमें भ्रमित करने के लिए है। जब उसे यह मालूम चला कि तुम पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी करने के लिए अभी और 2-3 साल अमेरिका में रहने वाले हो, तो उसका रवैया एकदम से बदल गया। सारा दिन बहू अपनी सहेलियों के साथ घूमना फिरना और पिक्चर देखने में ही लगी रहती थी। किटी पार्टी करती, देर रात को आती। बेटे को भी उसकी इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। वह भी हमेशा बहू का ही साथ दिया करता था और घर के सारे काम करने का जिम्मा केवल तो केवल तेरी माँ का ही था। फिर अमरनाथ जी बोले, बेटा, बहू हमसे रोज़ाना बदतमीजी करती थी और यही तेरी माँ कुछ बोलती थी तो घर में तांडव मचा देती थी। पर बेटे से कुछ कहो तो वह हमेशा यह कहकर बात टाल दिया करता था कि यह सास बहू के बीच की बात है, मैं इसमें नहीं पड़ूंगा। एक दिन सुबह जब हम लोग नींद से जागे तो देखा कि बहू बेटा घर से गायब थे। हमने पूरा घर देख लिया लेकिन वह कहीं नहीं थे। अपने बेटे को फ़ोन लगाया लेकिन उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। किसी अनहोनी के डर से हमारा दिल अंदर ही अंदर काँप रहा था। शाम को जब वह दोनों घर लौटे तब हमारी जान में जान आई, लेकिन हमने देखा कि उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। हम बहुत हैरान रह गए। इससे पहले कि हम उससे कुछ पूछते उसने बोला, माँ पिताजी, आप लोग आज से अभी से अपना सामान अपने कमरे में से निकाल लीजिए और टीन शेड के नीचे रख दीजिए। आज से आप लोग वहीं रहेंगे क्योंकि आज से मेरे माँ और बाबूजी इस घर में ही रहेंगे। यह क्या कह रही हो तुम बहू? हम टीन शेड के नीचे कैसे सो सकते हैं? तुम्हारी माँ बाबूजी तो कुछ दिनों के लिए ही आए होंगे, तो एक काम करो, तुम्हारी माँ और विनीता जी तुम तीनों एक कमरे में सो जाओ और मैं, तुम्हारे बाबूजी और बेटा पंकज, हम तीनों एक कमरे में अपने बेड पर ही सो जाएंगे। अमरनाथ जी बोले तो बहू बोली, मैंने कब कहा कि मेरे माँ बाबूजी कुछ समय के लिए आए हैं? यह उनका घर है, अब वह हमेशा के लिए यही रहेंगे और आप लोगों से मैं जितना कहा है आप उतना ही कीजिए। बहू ने गुस्से में कहा तो अमरनाथ जी बोले, बहू तुम्हें मालूम है
विनीता जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। उनकी रीढ़ में बहुत तेज दर्द रहता है। उसे खाट पर नहीं लेटा जाएगा। वह सब मैं नहीं जानती। जल्दी से जल्दी अपना कमरा खाली कर दीजिए, नहीं तो इस घर के दरवाजे खुले हैं। आप लोग अपना इंतजाम खुद देख लीजिए। इत्तेफाक की बात तो यह है कि बेटा वहाँ खड़ा अपने माता पिता की अपमान देख रहा था और पिता अपने बेटे की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहा था। बहू की बात सुनकर विनीता जी को बहुत बुरा लगा। मैं गुस्से में बोली, आप जरा संदीप को फ़ोन तो लगाइए, मुझे उससे बात करनी है। अब वही है जो अपने भैया भाभी को समझा सकता है। और संदीप बेटा, यह बात होने के बाद हमने तुझे कितनी बार फ़ोन मिलाया था, लेकिन तूने एक बार भी हमारा फ़ोन उठाना ज़रूरी नहीं समझा। यह बात सुनकर संदीप हैरान रह गया और बोला, लेकिन माँ बाबूजी, मेरे पास तो आपका कोई फ़ोन नहीं आया। अरे हाँ, याद आया, मेरा फ़ोन नंबर तो बदल गया था और इसके बारे में मैंने भैया भाभी को बताया था और उनसे कहा भी था कि आपको भी इस बात की खबर कर दे। फिर अमरनाथ जी बोले, लेकिन बेटा, हमें बहू और पंकज ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। हम तो अब तक यही सोच रहे थे कि तू बदल गया है और तूने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। फिर विनीता जी बोली, बेटा, मैं तेरे भाई को एक बार कहा भी था कि मेरी एक बार संदीप से बात करवा दो। इतना कहते ही बहू भड़कते हुए बोली, मेरे पति ने आपका ठेका नहीं ले रखा है जो बैठे बैठे आपको रोटियां भी खिलाए और फ़ोन पर बात भी कराए। क्या आप लोग हर छोटी छोटी बात पर संदीप को फ़ोन लगाने की बात करते हो? वह वहाँ पढ़ाई करने के लिए गया है, कम से कम उसे तो सुकून से रहने दीजिए। और वैसे भी उन्हें सब मालूम है। उनकी रजामंदी से ही मैं अपने मम्मी पापा को यहाँ लेकर आई हूँ। हाँ माँ, मुझे भाभी ने यही कहा था कि वह अपनी मम्मी पापा को हमारे घर लेकर आ रही है, क्योंकि उनकी मम्मी का आँख का ऑपरेशन हुआ है और घर में ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। लेकिन पिताजी, यही मुझे मालूम होता कि भाभी आप लोगों को आपके कमरे से निकाल रही है तो मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं होने देता। फिर विनीता जी आंसुओं से भरी आंखों से कहने लगी, बेटा, बहू ने हमारी ऐसी हालत कर दी थी कि हमारे पास और कोई जरा भी नहीं बचता और हमने सोच लिया था कि यदि 2 रोटी खानी है तो बहू बेटे की बातें चुपचाप सहनी पड़ेगी। बेटा, एक दिन तेरी माँ को बुखार चढ़ा और मैं उसकी सेवा में लगा था। वैसे तो पूरे घर का काम तेरी माँ ही करती थी। उस दिन बहू ने आकर कहा कि मेरे मामा मामी घर पर आ रहे हैं, इसीलिए माँ जी आप आज अच्छा सा खाना बना दीजिए। तो मैंने कहा कि कैसी निर्दयी बहू हो तुम। बहू, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि तुम्हारी सास बीमार है? तुम्हें तो उसकी सेवा करनी चाहिए, उल्टा तुम उसे काम बता रही हो। इतने में समधन जी मुझसे कहने लगी, आप बाज़ार जाकर उनके लिए दवाई ले आइए। दवाई खा लेंगी तो राहत भी मिलेगी और काम करने में मन भी लगेगा। और वैसे भी तबीयत ठीक हो या ना हो, घर का काम तो करना ही पड़ता है। तो बेटा, मुझे समधन जी की यह बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई और मैं गुस्से में कह दिया, आप भी एक औरत हैं और आपको मेरी पत्नी का दर्द समझना चाहिए। आज मेरी पत्नी घर का कोई काम नहीं करेगी। अगर खाना बनाना इतना ज़रूरी है तो आप क्यों नहीं बना लेती हो? वैसे भी रिश्तेदार तो आपके ही आ रहे हैं। फिर भी विनीता जी बोली, बेटा, उस दिन जब तेरा भाई ऑफिस से रात को घर आया तो समधन जी रोने धोने का नाटक करने के लिए बैठ गई। उन्हें रोता हुआ देख पंकज ने पूछा, क्या हुआ है सासू माँ, क्यों रो रही हैं आप? तब बहू ने दोपहर में हुई बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताया और कहने लगी, तुम्हारी माँ बाबूजी ने आज तो मेरी माँ का अपमान ही कर दिया। मैं पूछती हूँ, यह घर जब मेरा है तो क्या इस घर में रहने का अधिकार मेरे माँ बाबूजी का नहीं है? अरे जब देखो तुम्हारे माँ बाबूजी मेरी माँ को खरी खोटी सुनाते ही रहते हैं। बेचारी अगर बीमार ना होती तो क्या मैं उन्हें अपने घर लाती?
अरे मेरी बीमार माँ से तुम्हारे माँ बाबूजी खाना बनवाने के लिए बोल रहे थे। जैसे ही मेरी माँ ने खाना बनाने से इनकार किया, तुम्हारे माँ बाबूजी उन पर डांट लगाते हुए बोले, जब घर में काम नहीं करना तो क्या बेटी के घर पर मुफ्त की रोटियां खाने के लिए पड़ी हो। पंकज, आज तो तुम्हारे माँ बाबूजी ने सारी हदें पार कर दी है। उस दिन तो पंकज ने हद ही कर दी। बहू की बातों में आकर उसने हमें घर से निकल जाने को कहा। उसने कहा घर में रहना है तो चुपचाप सारे काम करो, वरना निकल जाओ हमारे घर से। बेटा, अगर बहू कुछ कहती तो फिर भी सहन हो जाता, लेकिन उस दिन तो ऐसा लगा जैसे हमारे शरीर से प्राण ही निकल गए हों। उस दिन के बाद से बहू और समधन जी दोनों मिलकर आए दिन हमें बातें सुनाते रहते। बहू ने तो हमें खाना तक देना बंद कर दिया था। जैसे तैसे करके मैं तेरे पिताजी रसोई घर में जाकर अपने लिए खाना बना कर लाते और खा लेते। उसमें भी बहू चिल्लाती थी। एक दिन घर पर बहू ने पार्टी रखी और घर पर बहू की बहुत सारी सहेलियां आई थी। उस दिन बहू ने हमसे कहा कि रसोई में 30 लोगों का खाना बनाना है और तेरे पिताजी को कुछ पैसे देकर बाजार से सामान लाने के लिए भेज दिया और मुझे खाना बनाने के काम में लगा दिया। यहाँ तक कि जब खाना तैयार हो गया तो सबको परोसने के लिए भी हम दोनों को कहा गया। समधन जी और बहू मेहमानों के साथ डीजे पर नाचने में व्यस्त हो गई। सब लोग हंसी ठिठोली कर रहे थे। बीमार होने के कारण मुझे इतना काम नहीं किया जा रहा था। ऐसा देखकर तेरे पिताजी को गुस्सा उबल पड़ा और उन्होंने सारा खाना उठाकर फर्श पर गिरा दिया। यह सब देखकर बहू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह चिल्लाकर बोली, आप लोगों को इतनी हिम्मत कि मेरी सहेलियां के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। उधर बहू की माँ बहू को भड़काते हुए कहने लगी, बेटी तुम ही लोगों पर तरस खाकर घर में रखी हुई हो। अरे मैं तो कहती हूँ इन दोनों को घर से निकाल कर बाहर क्यों नहीं करती। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। इन्हें घर में रखकर मैं इन पर एहसान कर रही हूँ और यह मेरे एहसान का इस तरह बदला ले रहे हैं। जल्दी से अपना सामान उठाइए और चले जाइए यहाँ से। बेटा, दिल तो हमारा जब टूटा जब तेरे भाई ने हमारा सारा सामान उठाकर दरवाजे के बाहर फेंक दिया। जब अपना बेटा ही ऐसा हो तो बहू से क्या उम्मीद रखें। यह सब बातें बताते हुए विनीता जी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बेटा तू नहीं जानता, तेरे भाई ने रात की अंधेर में हमें घर से बाहर निकाल दिया। यह भी नहीं सोचा हम दोनों बूढ़े बुढ़िया इतनी रात में कहाँ जाएंगे। पूरी रात हम दोनों ने घर के बाहर चबूतरे पर बैठकर काटी और रात भर हम दोनों यही सोच रहे थे कि कहाँ जाएंगे। अब हमारा गांव वाला मकान भी अब अपना नहीं रहा। हम लोग सड़क पर आ गए थे। मेरी हालत तो पहले से ही खराब थी। अपमान सहकर तेरे पिताजी भी बीमार रहने लगे थे। अब हम दोनों ने कहाँ जाते, कैसे खाते। इसलिए हम इस मंदिर के बाहर आकर बैठ गए और भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगे। लेकिन तुम हम तक कैसे पहुँचे बेटा? विनीता जी ने पूछने पर संदीप ने कहा, माँ आप लोगों को घर से निकलने के बाद भैया भाभी ने मुझे कहा कि आप लोग महेंद्र चाचा जी के पास गांव में चले गए हैं। और जब मैं कुछ दिनों के बाद उनसे पूछा कि माँ बाबूजी का कोई फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है, तो उन्होंने बताया कि आपका फ़ोन घर पर ही रह गया है और आप लोग गांव वालों के साथ चारों धाम की यात्रा पर गए हैं। इस कारण आप लोगों से बात नहीं हो पाएंगी। मुझे थोड़ा शक भी हुआ, क्योंकि यदि आप तीर्थ यात्रा पर जाते तो मुझे एक बार ज़रूर बताते, यूँ बिना बताए ना जाते। इसीलिए जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई मैं जल्दी आप लोगों से मिलने के लिए भारत वापस आ गया। मुझे आप लोगों की बहुत चिंता हो रही थी। जब आप लोगों से मिलने मैं गांव पहुंचा तो पता चला कि आप लोग तो गांव कभी गए नहीं थे। गांव से लौट रहा था, इसीलिए यहाँ माथा टेकने के लिए आ पहुंचा, पर आप लोगों की ऐसी हालत में पाया। लेकिन आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना, अब मुझे सब पता चल चुका है। अब तो भैया भाभी को और उनकी माँ को मज़ा चखाना है। भैया भाभी को सबक न सिखाया तो मैं भी आपका बेटा नहीं। संदीप ऐसा कहकर
अपने घर लौट आया। जैसे ही घर पहुंचा तो देखा दोनों माँ बेटी बैठी हुई नूडल्स का आनंद ले रही थी। उसी समय आरती की माँ बोली, बेटी तूने अपने सास ससुर को यहाँ से निकाल तो दिया है, लेकिन एक बार देखना तो चाहिए था कि वे लोग कहाँ गए और क्या कर रहे हैं। कहीं उन्होंने अपने बेटे को सारी खबर कर दी तो हमारा क्या होगा। आरती ने कहा, उन्हें अपने बेटे का फ़ोन नंबर ही नहीं मालूम तो वह उसे फ़ोन कैसे करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, वैसे भी उनके माँ बाप को हमने नहीं, उनके भाई ने घर से निकाला है, और वैसे भी उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी कराने में अभी बहुत टाइम है। तब तक तो वे दोनों भगवान को प्यारे हो जाएंगे। ऐसी हालत में कितने दिन जीवित रहेंगे। और माँ, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है, हंसते हुए आरती ने कहा। तभी भाभी की माँ बोली, लेकिन बेटा अगर संदीप पूछेगा तो क्या बताओगी। फिर आरती ने कहा, माँ जब तक आपके दामाद जी हमारे साथ हैं हमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब संदीप वापस आएगा तब सोचेंगे कि क्या करना है। अभी तो मज़े करो। यह बातें करते हुए वे दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तभी संदीप अंदर आ गया तो देखते ही आरती के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वह चौंक कर खड़ी हो गई। अरे क्या हुआ बिटिया, तुझे क्या हो गया। ऐसा कहते हुए आरती की माँ ने दरवाजे की ओर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वे दोनों मन ही मन में सोच रही थी कि कहीं संदीप ने उसकी बातें सुन तो नहीं लिया। इस समय संदीप हंसते हुए बोला, देखा हैरान रह गई ना आप। मुझे अचानक से देखकर मैं आप लोगों को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसीलिए बिना बताए ही आ गया। संदीप की यह बात सुनकर आरती और उसकी माँ की जान में जान आई। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि संदीप ने उसकी बातें नहीं सुनी। तभी संदीप ने पूछा, भाभी भैया कहाँ हैं, वह कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे देवर जी अभी थोड़ी देर में ऑफिस से आते ही होंगे आपके भैया। अच्छा भाभी यह बताइए मम्मी पापा कब तक आ रहे हैं चारों धाम की यात्रा से। अरे भाभी तुम्हें पता है मैंने कब से बात नहीं की है मम्मी पापा से। अब दोनों ठीक तो है ना। संदीप चेहरे पर किसी मुस्कान लेते हुए कहा, देवर जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मम्मी पापा बिल्कुल ठीक हैं और उनकी यात्रा जिस समय पूरी हो जाएगी तो वह घर जल्दी ही वापस आ जाएंगे। आप अपने कमरे में जाकर आराम कर लीजिए, तब तक आपके भैया भी आ जाएंगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद जैसे ही पंकज ऑफिस से आया, संदीप ने अपने भैया भाभी के पास आया और बोला, भैया एक खुशखबरी है। माँ बाबूजी तो यहाँ पर है नहीं, अब आप दोनों मेरे साथ कुछ समय के लिए अमेरिका चलिए। आप लोग भी तो देखो आपका भाई अमेरिका में कैसे रहता है। अरे मैं आप दोनों का वीज़ा भी बनवा दिया है, मुझे ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिली है। हम 2 दिन बाद अमेरिका के लिए निकलेंगे। माँ और पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, जब यह दोनों वापस आएंगे तब आप वापस लौट कर यहाँ आ जाना। अब तुम जल्दी से जल्दी अपनी पैकिंग करना शुरू कर दो। यह बातें सुनकर भैया भाभी की खुशी का ठिकाना ना रहा। खुशी के मारे उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। तभी आरती की माँ जो यह सब बातें सुन रही थी परेशान होते हुए बोली, आरती बिटिया तुम तो विदेश जाने के बारे में सोच रही हो, लेकिन यह भी तो सोचो फिर मेरा और तेरे बाबूजी का क्या होगा। देखिए माँ, इतने दिन आप दोनों को रखकर आपकी सेवा की ना, अब आप वापस अपने घर चले जाइए। भला बेटी के घर माँ बाप भी कितने दिनों तक रहेंगे। अब आपके कारण मैं अमेरिका जाने का मौका तो नहीं छोड़ सकती। माँ आपको तो पता है बचपन से ही अमेरिका जाने के सपना मैं देखा करती थी। अब जब मौका मिल रहा है तो मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगी। अपनी बेटी के मुंह से यह बातें सुनकर उसकी माँ हैरान रह गई। अगले ही दिन अपनी माँ और बाबूजी को उसने अपने घर से विदा कर दिया और खुशी खुशी अमेरिका जाने की तैयारी में जुट गई। पंकज ने भी अपने ऑफिस का सारा काम अपने सहकर्मी को सौंप दिया था। जिस दिन उसकी फ्लाइट थी, संदीप अपने साथ अपने माँ बाबूजी
भैया भाभी के सामने ले आया। माँ बाबूजी को देखकर पति पत्नी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मानो जैसे उनके शरीर में जान ही नहीं रह गई। अपने माँ बाप को देखते ही जैसे उनके मुंह पर ताले ही लग गए हो। तभी संदीप ने अपने भैया भाभी से कहा, पहचाना इन दोनों को या नहीं? अरे आप लोगों की असलियत तो मुझे उसी दिन पता चल गई थी जब मैं अमेरिका से वापस आया था, पर मुझे यह सारा नाटक भाभी के मम्मी पापा को भाभी के हाथों बेइज्जत करवा कर निकलवाने के लिए करना पड़ा। अरे उन्हें भी तो पता चले कि उन्होंने मेरे माँ पापा जी को उन्हीं के घर से निकलवा कर जो दर्द दिया है, वही दर्द जब आज उन्हें मिला तो कैसा लगता है। भैया मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर आप माँ बाबूजी का ध्यान नहीं रख सकते थे या उन्हें अपने पास रखना नहीं चाहते थे तो मुझे एक बार कह दिया होता, मैं उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाता। पर उन दोनों को घर से निकालने से पहले आपने एक बार तो सोचा होता। अरे जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, आपने तो अपने बूढ़े माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। अरे ऐसा करने से पहले कहीं चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मरे? आप दोनों अब निकलिए मेरे माँ बाबूजी के घर से। अकेले रहकर मज़े करना चाहते थे ना, तो जाइए इस घर से और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से मज़े से बिताइए। लेकिन यह घर मेरे माँ बाबूजी का है और यहाँ मेरे माँ बाबूजी ही रहेंगे। अब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि इंसान को अकेला और बेसहारा छोड़ देने का मतलब क्या होता है। तुमने मेरे माँ पिता जी को घर से धक्के मार कर निकाल दिया, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया, खून के आंसू रुलाए। अब तुम दोनों की भीख मांगने की बारी है। संदीप की यह सारी बातें सुनकर दोनों भैया भाभी माँ बाबूजी के पैरों में जाकर उनसे माफ़ी मांगने लगे। माँ हमें एक बार माफ़ कर दीजिए, मैं पता नहीं कैसे आपकी बहू की बातों में आ गया और यह गुनाह कर बैठा। अपने इस नालायक बेटे को एक मौका दे दीजिए। तभी विनीता जी बोली, बेटा तुझे हमने एक नहीं 1000 मौका दिए, लेकिन तू जैसी औलाद होने से तो भगवान माँ बाप को बिना औलाद ही रखे, जो अपनी बीबी के बहकावे में आकर अपने माँ बाप को आधी रात में घर से बाहर निकाल सकता है। ऐसे नालायक बेटे बहू को मेरे घर में कोई ज़रूरत नहीं है। तभी अमरनाथ जी अपने बेटे को ज़ोरदार तमाचा खींचकर मारते हैं और कहते हैं कि निकल जाओ हमारे घर से, हमारा तुम्हारा साथ कोई रिश्ता नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही बेटा है। पंकज हमें कभी भी अपनी यह शक्ल मत दिखाना। आज दोनों बेटे बहू अपनी किए पर पछता रहे थे, क्योंकि आज वह अपने ही बुने जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। इधर अमरनाथ जी और विनीता जी की शादी की सालगिरह पर अपने घर वापस लाकर उन्हें यह तोहफा दिया। माँ बाबूजी आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। अब आपको आपके इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि यह घर आपका है। अपने बेटे का प्यार देखकर विनीता जी और अमरनाथ जी बोले, बेटा हमें माफ़ कर देना, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। उन तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। संदीप ने भी अब भारत में रहकर एक अच्छी सी जॉब करने लगा था। कुछ समय के बाद उसके माँ बाबूजी ने एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर दी। संदीप और उसकी पत्नी अपने माँ बाबूजी का अच्छे से ध्यान रखते थे और उनकी हर ज़रूरत को पूरा करते। अब इस तरह विनीता जी और अमरनाथ जी और संदीप की पत्नी चारों हंसी खुशी अपने ज़िंदगी बिता रहे थे। बूढ़े माता पिता की ज़िंदगी अब खुशियों से भर चुकी थी। बीते दिनों को याद करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। दोस्तों, जो माँ बाप अपने बेटे को बचपन से लेकर बड़े तक पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वही बच्चे बड़े होकर अपने बूढ़े माँ बाप को कुछ समझते नहीं हैं और उन्हें बोझ समझने लगते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नई कहानी के साथ। बाय बाय।